स्वागत है आपका हिंदी स्टोरीज वर्स चैनल पर, जहां हर कहानी सच्चाई डर के बीच की वो रेखा मिटा देती है जिसे हम पार नहीं करना चाहते। चलिए शुरू करते हैं इस कहानी को। एक शांत हरियाली से भरे गांव के किनारे एक पुराना खंडहर था, जहां अक्सर जानवरों की आवाजें गूंजा करती थीं। वहीं एक कोने में एक बूढ़ी बिल्ली बिंदु अपने अकेलेपन में दिन बिताया करती थी। उसका समय अब शिकार करने का नहीं रहा था और गांव के लोग अब दूध नहीं देते थे जैसे पहले दिया करते थे। भूख उसकी सबसे बड़ी चिंता थी। उसी खंडहर की दीवारों में एक छोटा सा चूहा चिंटू अपने परिवार के साथ रहता था। वह फुर्तीला, चतुर और साहसी था, पर हमेशा खतरे की आहट पर चौकस रहता था, खासकर बिल्लियों से। लेकिन उसे यह देखकर हैरानी होती थी कि बिंदु कभी उसे पकड़ने की कोशिश नहीं करती। एक दिन जब बारिश तेज हो गई और सब जानवर अपने अपने बिलों में दुबक गए, चिंटू गलती से फिसलकर बिल से बाहर गिर पड़ा। बिंदु वहीं बैठी थी और सब कुछ देख रही थी। उसकी आंखों में शिकारी नहीं, चिंता की झलक थी। चिंटू डर के मारे कांपने लगा, पर बिंदु ने धीरे से अपनी पूंछ से उसे छूकर कहा, डर मत, मैं अब भूख से नहीं बल्कि अकेलेपन से लड़ रही हूं। चिंटू को यकीन नहीं हुआ। क्या कोई बिल्ली सच में दोस्ती चाह सकती है? लेकिन बिंदु की आंखों में सच्चाई थी। उसी पल एक अनोखी दोस्ती की शुरुआत हुई। खंडहर में सुबह की हल्की धूप फैल रही थी। बिंदु, जो अक्सर दीवार की छांव में बैठकर अपनी दिनचर्या शुरू करती थी, आज कुछ बेचैन लग रही थी। उसकी आंखें बार बार उस सुराख की ओर जा रही थीं जहां चिंटू का छोटा सा बिल था। पिछले 2 दिन से चिंटू दिखाई नहीं दिया था। बिंदु के भीतर एक अजीब सी खालीपन की लहर उठ रही थी, जिसे वह समझ नहीं पा रही थी। कहीं उसे कुछ हो तो नहीं गया? बिंदु ने खुद से पूछा। उधर चिंटू बहुत उत्साहित था। वह पहली बार खंडहर से बाहर निकला था, गांव के पुराने गेहूं के गोदाम की तरफ। वहां से उसे बिंदु के लिए कुछ खास लाना था। उसने सोचा था कि वह बिंदु को कुछ ऐसा तोहफा देगा जो यह दोस्ती और मजबूत कर दे। उसका छोटा दिल खुशी से धड़क रहा था। लेकिन जब वह गोदाम पहुंचा तो सब कुछ वैसा नहीं था जैसा उसने सोचा था। वहां एक लकड़ी का डिब्बा रखा था जिसमें दूध की मीठी खुशबू आ रही थी। चिंटू ने बिना सोचे समझे छलांग लगाई और तभी छपाक, वह एक लोहे के पिंजरे में गिर गया। जाल फंस गया था। चिंटू घबरा गया। उसने जोर से चीखना शुरू किया, कोई है? बचाओ! बिंदु, बिंदु दीदी! उसकी आवाजें खंडहर तक पहुंची। बिंदु, जो पहले ही चिंतित थी, एकदम चौकन्नी हो गई। उसने आवाज की दिशा को सूंघते हुए पहचाना और तेजी से गोदाम की ओर दौड़ी। उसके पांव अब पुराने हो चुके थे। दौड़ते समय थोड़ी तकलीफ होती थी, लेकिन दोस्त को बचाने की लगन उसमें ऊर्जा भर रही थी। जब वह गोदाम पहुंची तो देखा कि कुछ बच्चे हंसते हुए चिंटू को देख रहे थे और पिंजरे के पास दूध रखा था। बिंदु को अपना अतीत याद आया। वो समय जब वह खुद शिकार के लिए जाल में फंसी थी, जब किसी ने उसकी मदद नहीं की थी। लेकिन आज हालात बदले थे। आज उसे मौका मिला था कि वह उस पीड़ा को किसी और के जीवन से मिटा सके। वह झाड़ियों से घूमकर बच्चों के सामने आई। उसकी आंखों में गुस्सा नहीं था, बल्कि दृढ़ संकल्प था। उसकी पीठ तन गई, पूंछ उठ गई और एक फुफकार के साथ वह बच्चों की ओर बढ़ी। बच्चे डर कर भाग गए। कोई चिल्लाते हुए मां को बुला रहा था, कोई पिंजरा छोड़कर भाग गया। जैसे ही मौका मिला, बिंदु ने अपने पंजों और दांतों से पिंजरे की कुंडी खींची। काफी मशक्कत के बाद वह कुंडी खुली और चिंटू बाहर आ गया। चिंटू की आंखें भीगी थीं। वह कांपते हुए बिंदु के पास आया। दीदी, आपने मेरी जान बचा ली। मैं तो सोच भी नहीं सकता था कि कोई बिल्ली किसी चूहे के लिए ऐसा करेगी। बिंदु मुस्कुराई। जब कोई दिल से दोस्त बनता है तो जाति, रूप या अतीत कोई मायने नहीं रखता बेटा। उस दिन चिंटू और बिंदु के रिश्ते में कुछ बदल गया। यह अब सिर्फ दोस्ती नहीं थी, यह विश्वास का रिश्ता था। ऐसा विश्वास जो जीवन की सबसे बड़ी कसौटी पर खरा उतर चुका था। अब खंडहर में बिंदु और चिंटू की दोस्ती एक मिसाल बन चुकी थी। हर शाम दोनों एक साथ बैठते, बिंदु ऊपर दीवार पर और चिंटू नीचे पत्थर पर, और एक दूसरे को अपनी अपनी जिंदगी की बातें सुनाते। बिंदु जीवन की गहराई समझा चुकी थी और चिंटू अपने मासूम सवालों से उसे हंसाया करता। लेकिन हर रिश्ते की कहानी में एक मोड़ आता है, और यही मोड़
अब इन दोनों की दोस्ती के रास्ते पर भी आने वाला था। खंडहर के एक गहरे सुराख में एक बूढ़ा उल्लू रहता था, कालू दादा। वह जानवरों के बीच ज्ञानी माना जाता था, पर साथ ही वह काफी ईर्ष्यालु भी था। उसे यह पसंद नहीं आ रहा था कि अब कोई उसकी नहीं सुनता और सब बिंदु और चिंटू की बातें करते हैं। एक रात कालू दादा ने चुपचाप गिलहरी, चंचल और नेवले भोंपू को बुलाया। तीनों ने एक योजना बनाई। अगर हम बिंदु और चिंटू को एक दूसरे के खिलाफ कर दें तो इनकी दोस्ती खत्म हो जाएगी और फिर सब हमारी तरफ ध्यान देंगे। अगली सुबह चंचल ने चिंटू से कहा, तू तो बहुत भोला है चिंटू, क्या तुझे नहीं लगता कि बिंदु तुझसे सिर्फ खाना बंटवाने के लिए दोस्ती कर रही है? चिंटू ने हंसते हुए कहा, नहीं नहीं, बिंदु दीदी ने तो मेरी जान बचाई है। चंचल ने चालाकी से कहा, तो फिर कल रात वो दूध किसके साथ बांट रही थी? मैंने खुद देखा, एक दूसरी बिल्ली आई थी और बिंदु ने उसे दूध चटा दिया। चिंटू थोड़ा चुप हो गया। शक का छोटा बीज उसके मन में डाल दिया गया था। उधर भोंपू ने बिंदु के पास जाकर कहा, बिंदु बहन, तुम तो बहुत बड़ी हो, तुम क्यों एक छोटे चूहे की सुनती हो? वो तो पीछे से कहता है कि तुम बूढ़ी हो और शिकार के लायक नहीं। बिंदु को पहले विश्वास नहीं हुआ, पर जब भोंपू ने झूठे आंसू बहाए और कहा कि उसने खुद सुना है, तो बिंदु थोड़ी देर के लिए चुप हो गई। अगली शाम पहली बार दोनों बिना मुस्कुराए मिले। दोनों के चेहरों पर शक और संकोच था, बातों में वह अपनापन नहीं था। चिंटू ने धीरे से पूछा, दीदी, कल रात आप किससे मिल रही थीं? बिंदु ने थोड़े सख्त स्वर में कहा, तुमसे मतलब? क्या अब मैं किसी से मिल भी नहीं सकती? वातावरण एकदम ठंडा हो गया और दोनों अपने अपने कोनों में चले गए। उसी रात कालू, चंचल और भोंपू एक कोने में बैठकर हंस रहे थे। काम हो गया, कालू ने फुफकारते हुए कहा, अब कोई हमें नजरअंदाज नहीं करेगा। लेकिन क्या यह दूरी हमेशा के लिए रहेगी, या क्या सच का उजाला फिर से दोस्ती की दीवारों पर रोशनी फैलाएगा? अगली सुबह खंडहर में नजारा बदला हुआ था। जहां पहले बिंदु और चिंटू की हंसी गूंजा करती थी, अब वहां सन्नाटा था। चिंटू अपने बिल से बाहर नहीं निकला और बिंदु दीवार के कोने में चुपचाप बैठी रही। उनके बीच कुछ ऐसा दरार आ चुका था जिसे दोनों महसूस तो कर रहे थे, लेकिन कोई भी पहल नहीं करना चाहता था। कई जानवर जो पहले उनकी दोस्ती को देखकर प्रेरित होते थे, अब हैरानी में थे। ऐसा क्या हुआ? कबूतर बबलू ने चुपचाप पूछा। किसी के पास जवाब नहीं था। उधर कालू दादा, चंचल और भोंपू अपनी योजना में सफल हो चुके थे। वे सोच रहे थे कि अब सब जानवर फिर से उनकी बात मानेंगे, उनकी सलाह लेंगे। पर उन्हें नहीं पता था कि सच्चाई देर से सही पर सामने जरूर आती है। चंचल अपनी चालाकी में इतनी बहक गई थी कि वह उसी शाम पानी भरने गई गिलहरियों के बीच अपनी शेखी बघारने लगी। मैंने ही वो बात चिंटू से कही थी और उसने सच मान लिया। अब देखो, बिल्लियों और चूहों की दोस्ती जैसी मूर्खता खत्म हुई। वहीं पास में बबलू कबूतर भी था। उसने सब सुन लिया। बबलू फौरन चिंटू के पास गया। चिंटू उदास बैठा था। उसकी आंखों में अब भी शक और पछतावे की लकीरें थीं। चिंटू, बबलू ने कहा, मुझे कुछ जरूरी बात बतानी है। तुम्हें धोखा दिया गया है। जब बबलू ने सारी बात बताई, चिंटू का मन शर्म और दुख से भर गया। वह समझ गया कि चंचल ने उसे बिंदु के खिलाफ भड़काया और वह भी बिना सोचे समझे उस पर शक कर बैठा। उसी समय बबलू ने बिंदु को भी बुलाया। उसने उसके सामने भी सच्चाई रखी। बिंदु की आंखें भर आईं तो भोंपू ने जो कहा था वो भी झूठ था। अब दोनों, बिंदु और चिंटू, एक दूसरे के सामने खड़े थे। कुछ पल की चुप्पी के बाद चिंटू ने झुककर कहा, दीदी, माफ कर दो। मैंने आपके उस भरोसे को तोड़ा जिसे आपने बिना किसी स्वार्थ के मुझे दिया था। बिंदु ने धीमे स्वर में कहा, और मैंने भी अपनी समझदारी को झूठी बातों के हाथों हारने दिया। शायद हम दोनों को अब और समझदारी से काम लेना चाहिए। वे दोनों एक दूसरे के पास आ गए। सच्चाई की रोशनी ने फिर से उनके रिश्ते की दरारों को भरना शुरू कर दिया। जब कालू, चंचल और भोंपू को यह बात पता चली तो खंडहर के बाकी जानवरों ने उन्हें घेर लिया। झूठ फैलाना और दूसरों की दोस्ती बिगाड़ना किसी ज्ञानी का काम नहीं होता, बबलू ने कहा। उस दिन से तीनों को खंडहर की पंचायत से बाहर कर दिया गया। कुछ ही दिनों में बिंदु और चिंटू की दोस्ती फिर से पहले जैसी हो गई थी।
बल्कि अब पहले से भी अधिक गहरी और समझदार। दोनों को अब यह समझ आ गया था कि किसी भी रिश्ते की असली ताकत आपसी समझ, धैर्य और सच्चाई में होती है। खंडहर में भी सब कुछ शांत और सुखद था। जानवर फिर से मिलजुल कर रहने लगे थे। चंचल, भोंपू और कालू दादा को खंडहर की पंचायत ने अलग कर दिया था और उनकी जगह चिंटू और बिंदु को अब सभी सलाहकार मानने लगे थे। यह बदलाव पूरे खंडहर के लिए एक नई सुबह की तरह था, पर किस्मत हर बार एक जैसी नहीं होती। एक रात जब सब जानवर गहरी नींद में थे, तो खंडहर के बाहर झाड़ियों में कुछ हलचल हुई। एक बड़ी छाया धीरे धीरे खंडहर की ओर बढ़ रही थी। उसकी चाल धीमी लेकिन शिकारी थी। आंखें चमक रही थीं और पंजों के निशान भारी थे। यह भालू था, बबरू, जो पास के जंगल से इधर आ निकला था। वह अपने क्षेत्र में भूखा और अकेला घूम रहा था। जंगल में इंसानों की बस्ती बसने लगी थी, जिससे वह डर कर गांव की ओर निकल आया था। उसे खाना चाहिए था और खंडहर में जानवरों की खुशबू उसे खींच लाई थी। अगली सुबह जब जानवरों ने बड़े बड़े पंजों के निशान देखे, तो सबके चेहरे डर से पीले पड़ गए। यह तो कोई बड़ा जानवर है, गिलहरी चंची ने कांपते हुए कहा। शायद कोई शिकारी? कबूतर बबलू ने आसमान से उड़ते हुए संकेत दिया। बिंदु समझ गई थी, यह कोई मामूली खतरा नहीं है। उसने चिंटू से कहा, हमें मिलकर सबको तैयार करना होगा। यह दोस्ती और एकता की असली परीक्षा है। चिंटू ने तुरंत अपने सारे चूहे मित्रों को इकट्ठा किया और बिंदु ने पुराने खंडहर के हर कोने की निगरानी शुरू कर दी। मेंढकों ने तालाब के पास निगरानी रखी, कबूतरों ने आसमान से खबर पहुंचानी शुरू की और गिलहरियों ने पेड़ों से पहरा देना शुरू किया। रात होते ही बबरू खंडहर में घुसा। उसकी भूख इतनी तेज थी कि वह किसी को नहीं छोड़ना चाहता था, लेकिन जैसे ही वह अंदर आया, उसे पेड़ों से गिरती सूखी लकड़ियां, पानी में फिसलने वाले पत्थर और दीवारों से टकराती रस्सियां घेरने लगीं। यह सब जानवरों ने मिलकर एक जाल की तरह तैयार किया था, बिना किसी हथियार के, बिना हिंसा के। दोस्ती की समझदारी ने मिलकर एक शेर के जैसे ताकतवर भालू को भी उलझा दिया। जब बबरू फिसलकर दीवार से टकराया, तो उसके सिर पर हल्की चोट आई और वह बेहोश हो गया। बिंदु ने कहा, हमें इसे मारना नहीं है, हमें इसे दिखाना है कि एकता में कितनी ताकत होती है। जानवरों ने बबरू को रस्सियों से बांधा और पास के जंगल में जाकर उसे छोड़ दिया, लेकिन साथ ही ढेर सारे फल और शहद भी रख दिया, ताकि वह समझ सके कि भूख से लड़ने के लिए हिंसा नहीं, समझदारी चाहिए। बबरू भालू के लौट जाने के बाद खंडहर में फिर शांति लौट आई थी। जानवरों ने राहत की सांस ली, लेकिन साथ ही अब सबके मन में एक और बात उभर रही थी। बिंदु और चिंटू ने हमें बचाया, लेकिन क्या हमेशा वही हमारी जिम्मेदारी उठाएंगे? पंचायत की एक बैठक बुलाई गई। बिंदु और चिंटू को मंच पर बुलाया गया। बबलू कबूतर, जो अब पंचायत का मुखिया था, बोला, हम सब तुम्हारे आभारी हैं, पर अब हम चाहते हैं कि तुम दोनों खंडहर के रक्षक बनो, हमारे मुख्य नेता। तुम हमारी ओर से सारे फैसले लो और हमें सही दिशा दिखाओ। बिंदु थोड़ी गंभीर हो गई। वह जानती थी कि जिम्मेदारी कोई खेल नहीं, ये सिर्फ सम्मान नहीं, सेवा का काम है, उसने सोचा। चिंटू थोड़ा घबरा गया। मैं तो एक छोटा सा चूहा हूं, क्या मैं इतना बड़ा काम कर पाऊंगा? बिंदु ने मुस्कुराकर कहा, बड़ा वही होता है जो दूसरों की सेवा करने को तैयार हो। अगर तुम सच्चे दिल से सोचते हो तो तुम सबसे बड़े हो। अब दोनों ने जिम्मेदारी संभाल ली। बिंदु सुरक्षा की देखभाल करने लगी, यह देखना कि कोई शिकारी जानवर या इंसान खंडहर में न आए, और चिंटू ने भोजन का प्रबंधन संभाला, यह तय करना कि कोई भूखा न रहे और अनाज या फल पत्तों का सही वितरण हो। कुछ हफ्तों तक सब अच्छा चलता रहा। जानवरों को लगा जैसे एक सुनहरा युग आ गया हो, पर समस्या तब शुरू हुई जब एक दिन खंडहर में कुछ नए जानवर आ पहुंचे। 4 खरगोश, 2 कछुए और एक तोता। वे सब जंगल से उजड़ कर आए थे और खाना पानी मांग रहे थे। चिंटू को डर लगने लगा, अगर हमने इन्हें भी खाना दिया तो हमारे पास कम पड़ जाएगा। वहीं बिंदु ने साफ कहा, जो भूखा है उसे भोजन मिलना चाहिए। अगर आज हम इनसे मुंह मोड़ेंगे तो कल कोई हमसे भी मुंह मोड़ लेगा। चिंटू के मन में पहली बार थोड़ा डर और असहमति आई। उसने सोचा कि बिंदु बहुत भावुक हो रही है और जरूरत से ज्यादा उदार बन रही है। इस बात को लेकर दोनों के बीच बहस हुई।
हम सबको नहीं बचा सकते, चिंटू ने कहा। लेकिन अगर कोशिश भी नहीं की तो हम खुद को क्या मुंह दिखाएंगे? बिंदु का जवाब था। वातावरण फिर से भारी हो गया। बाकी जानवर दोनों को देख रहे थे, जैसे कोई बड़ा फैसला होने वाला हो। आखिर में बबलू ने सुझाव दिया, हम एक रास्ता निकाल सकते हैं। हम सब थोड़ा थोड़ा बांटकर इन्हें भी हिस्सा देंगे और नए जानवर भी काम करेंगे, जिससे उन्हें भी आत्मसम्मान मिलेगा। बिंदु और चिंटू ने एक दूसरे की ओर देखा। दोनों को एहसास हुआ कि मतभेद कोई बुरा नहीं होता, जब तक उसका हल मिलकर खोजा जाए। उन्होंने मिलकर नए जानवरों को खंडहर के कामों में लगा दिया। खरगोशों ने साफ सफाई की जिम्मेदारी ली, कछुओं ने तालाब का पानी बांटना शुरू किया और तोते ने दूर के इलाकों से खबर लाने की भूमिका निभाई। अब खंडहर पहले से भी बेहतर और संगठित लगने लगा था। गर्मी की दोपहरें अब तेज हो चुकी थीं। खंडहर के पास की घास सूख चुकी थी और कई पेड़ों की पत्तियां पीली होकर झड़ने लगी थीं। तालाब का पानी भी थोड़ा कम हो गया था। जानवरों ने महसूस किया कि कुछ बड़ा और खतरनाक सामने है, लेकिन किसी को ठीक से अंदाजा नहीं था कि क्या। एक शाम जब सूरज ढलने लगा और हवा में अजीब सी गर्मी और गंध फैलने लगी, तभी तोता राजू खंडहर की छत पर हांफता हुआ उतरा। खतरा! वह चिल्लाया। जंगल में आग लग चुकी है और हवा उसे खंडहर की तरफ ला रही है। चारों ओर सन्नाटा छा गया। आग, वह शब्द ही सबके रोंगटे खड़े कर देता था। अब बात केवल भोजन, पानी या सुरक्षा की नहीं थी, यह अस्तित्व का प्रश्न बन चुका था। बिंदु ने तुरंत सभा बुलाई और तेजी से कार्य बांट दिए। चिंटू को सभी छोटे जीवों को सुरक्षात्मक जगह पर ले जाने की जिम्मेदारी दी गई। तोते राजू और कबूतर बबलू को ऊपर से निगरानी की। कछुओं को पानी इकट्ठा करने का आदेश मिला, ताकि आग के पास की घास और पेड़ों को गीला किया जा सके। गिलहरियों को संदेश पहुंचाने की भूमिका मिली, लेकिन चिंटू के मन में डर बैठ चुका था। उसे याद आया कि पिछली बार जब आग लगी थी, उसके परिवार के कई सदस्य जिंदा जल गए थे। उसकी सांसें तेज होने लगीं और उसने खुद को एक कोने में छिपा लिया। उधर बिंदु सबको निर्देश दे रही थी, लेकिन जब उसने देखा कि चिंटू कहीं नहीं है तो वह घबरा गई। चिंटू कहाँ है? उसने कई जानवरों से पूछा, पर कोई नहीं जानता था। जल्दी ही बिंदु ने खुद उसे खोजने निकलने का फैसला किया। आखिरकार खंडहर की एक गिरी हुई दीवार के पीछे उसे चिंटू कांपता हुआ मिला। उसके चेहरे पर भय था और आंखों में आंसू। मुझे माफ करना दीदी, मैं नहीं कर पाऊंगा, मुझे बहुत डर लगता है। बिंदु ने उसे गोद में उठा लिया और धीमे से कहा, डर लगना कमजोरी नहीं है चिंटू, लेकिन डर से भागना, यह हमें हारने पर मजबूर करता है। मैं भी डरती हूं, पर जब हम मिलकर खड़े होते हैं तो डर पीछे हटता है। उसके शब्दों में वही ममता, वही विश्वास था जो कभी बिंदु ने उसे पहली बार दिया था। चिंटू की आंखें चमक उठीं। उसने गहरी सांस ली और कहा, मैं तैयार हूं, चलिए दीदी। दोनों बाहर निकले। चिंटू ने छोटे जीवों को सुरंग में ले जाने का काम शुरू किया। उसके तेज निर्देशों और सूझबूझ से कई जानवर सुरक्षित हो गए। बिंदु ने दीवारों के पास गीली मिट्टी लगाकर आग को खंडहर में आने से रोका। तोता, कबूतर और कछुओं ने तालाब से लाई गई बाल्टियां एक एक करके फेंकी। आग पास तक तो आई, लेकिन खंडहर की एकता और समझदारी ने उसे भीतर घुसने नहीं दिया। रात भर की मेहनत के बाद सुबह का सूरज एक सुरक्षित खंडहर पर उगा। अब सबकी आंखों में आंसू थे, लेकिन इस बार डर के नहीं, जीत और गर्व के। आग की उस भयावह रात के बाद खंडहर की दुनिया पूरी तरह बदल चुकी थी। अब जानवर पहले से ज्यादा एकजुट थे और बिंदु व चिंटू की इज्जत हर किसी के दिल में गहराई से बैठ चुकी थी। दोनों को अब केवल नेता नहीं, बल्कि रक्षक और मित्र माना जाने लगा था। लेकिन जैसे जैसे समय बीता, शांति की गोद में छिपा हुआ एक और खतरा चुपचाप पनप रहा था, लालच। आग के बाद बचे हुए भोजन और पानी को चिंटू ने समझदारी से बांटा था, लेकिन कुछ जानवरों के मन में यह बात बैठ गई कि बिंदु और चिंटू के पास सारा नियंत्रण है और बाकी सब सिर्फ आदेश मान रहे हैं। सबसे पहले यह विचार लोमड़ी नीलू के दिमाग में आया, एक चालाक लेकिन स्वार्थी प्राणी जो पहले जंगल में रहती थी और आग के बाद खंडहर में आ गई थी। अगर बिल्लियां और चूहे नेता हो सकते हैं तो हम क्यों नहीं? उसने खरगोश रज्जू से कहा। रज्जू थोड़ा भोला था, लेकिन समझदार था।
पर उसकी आंखों में भी थोड़ा लालच छलकने लगा। धीरे धीरे नीलू ने कुछ जानवरों को अपने पक्ष में कर लिया, उन्हें यह यकीन दिलाकर कि बिंदु और चिंटू सारे अनाज, पानी और फैसलों पर एकाधिकार कर रहे हैं। एक रात नीलू ने गुप्त सभा बुलाई। उसमें रज्जू, गिलहरी, डिम्पी और एक युवा मगरमच्छ गुल्लू भी शामिल हुए। हमें अपनी पंचायत बनानी चाहिए, नीलू बोली, जिसमें हर जानवर का बराबरी से हिस्सा हो। ये बिल्लियों और चूहों का राज खत्म होना चाहिए। पर यह बात बबलू कबूतर तक भी पहुंच गई। वह फौरन बिंदु और चिंटू के पास गया। बिंदु ने शांत स्वर में कहा, अगर जानवरों को लगता है कि हमारी लीडरशिप उचित नहीं है तो हमें खुली सभा बुलानी चाहिए। हम उनसे जवाब नहीं, सम्मान से संवाद करेंगे। अगली सुबह पूरी सभा इकट्ठा हुई। बिंदु, चिंटू, बबलू, नीलू, रज्जू, डिम्पी सब सामने खड़े थे। वातावरण भारी था। नीलू आगे आई और बोली, हम सवाल उठाना चाहते हैं। क्या यह उचित है कि सभी निर्णय केवल 2 जानवर लें? क्या बाकी सब केवल काम करने के लिए हैं? चिंटू ने गहरी सांस ली और बोला, तुम्हारे सवाल में दम है। अगर किसी को लगता है कि हमने अन्याय किया है तो हम माफी मांगने को तैयार हैं। लेकिन पहले पूछो खुद से, क्या हमने कभी किसी को भूखा सुलाया? क्या हमने कभी किसी को दरकिनार किया? सभा में सन्नाटा था। बिंदु आगे बढ़ी, नेतृत्व कोई पद नहीं होता, यह सेवा है। अगर तुम सेवा करना चाहते हो तो हम तुम्हारा स्वागत करते हैं। चलो एक समिति बनाते हैं जिसमें तुम भी हिस्सा लो, हम भी, लेकिन द्वेष नहीं, सहयोग के साथ। यह सुनकर सभा के बहुत से जानवरों की आंखें भर आईं। रज्जू ने सिर झुका लिया, मुझे माफ करना, मैं नीलू के कहने में आ गया। डिम्पी और गुल्लू भी पीछे हट गए। नीलू थोड़ी देर चुप रही, फिर धीरे से बोली, तुम्हारी सोच हमसे बड़ी है, मैं खुद को सुधारूंगी। उस दिन से खंडहर में एक नई प्रणाली शुरू हुई, साझा नेतृत्व, जिसमें हर जानवर की बात सुनी जाती और हर निर्णय सबकी सहमति से होता। खंडहर में अब सहयोग और सहभागिता की नई लहर दौड़ चुकी थी। हर जानवर को अब यह लगने लगा था कि वह सिर्फ एक सदस्य नहीं, बल्कि इस छोटे से समाज का एक जरूरी हिस्सा है। बिंदु और चिंटू अब अकेले निर्णय नहीं लेते थे, उन्होंने सलाह मशविरा करने की एक सुंदर परंपरा बना दी थी। यह देखकर सभी जानवरों को गर्व होता कि उनका घर, खंडहर, अब जंगल के सबसे संगठित और सुरक्षित स्थानों में से एक बन चुका है। पर जैसा कि जीवन में हमेशा होता है, सच्चा इम्तिहान तब आता है जब कोई अजनबी दरवाजे पर दस्तक देता है। एक शाम जब सूरज ढल रहा था और जानवर थककर अपने अपने बिलों और कोनों में आराम कर रहे थे, तभी गेट के पास एक भारी आवाज गूंजी, कृपया कोई है? मुझे सहारा चाहिए। बिंदु और चिंटू दौड़ते हुए वहां पहुंचे। सामने एक बूढ़ा घायल हाथी खड़ा था। उसकी सूंड से खून बह रहा था, पैर में पट्टी बंधी थी और उसकी आंखों में पीड़ा थी। मैं जंगल के उस पार से आया हूं, वह धीमी आवाज में बोला। शिकारियों ने मुझे घायल कर दिया, मैं कई मील चलकर यहां तक पहुंचा हूं, क्या मुझे शरण मिलेगी? बिंदु का हृदय पसीज गया। चिंटू उसकी ओर देखने लगा, मानो पूछ रहा हो, क्या हम इसका बोझ उठा सकते हैं? लेकिन जब सभा बुलाई गई तो इस बार जानवरों में भय था। गुल्लू मगरमच्छ बोला, यह हाथी बड़ा है, बहुत खाना खाता होगा, हमारे पास सीमित संसाधन हैं। रज्जू खरगोश ने डरते हुए कहा, अगर यह हमारे लिए खतरा बन गया तो? यह पहली बार था जब जानवरों के मन में विश्वास और भय के बीच टकराव हुआ। बिंदु ने कहा, अगर आज हम जरूरतमंद को बाहर निकाल दें तो हम भी खुद को फिर कभी इंसानियत की मिसाल नहीं कह पाएंगे। चिंटू ने सबकी ओर देखा और बोला, हमें डर लग रहा है, मैं मानता हूं, पर डर को दोस्ती से हराना ही तो हमारी सबसे बड़ी ताकत है। हम उस हाथी को मौका देंगे और अगर वो हमारे भरोसे को तोड़ेगा तब फैसला लेंगे। बहुमत से निर्णय हुआ, हाथी को 1 हफ्ते की शरण दी जाएगी और उसका इलाज किया जाएगा। हाथी का नाम था मोती। वह बेहद शांत और विचारशील था। दिन ब दिन उसके जख्म भरते गए और साथ ही उसके हाव भाव और विनम्रता ने सबका दिल जीत लिया। मोती ने हाथ से पानी खींचने में मदद शुरू की। उसके मजबूत शरीर ने छोटे जानवरों के काम को आसान बना दिया। वह सबसे विनम्रता से बात करता और बच्चों को कहानियां सुनाया करता।
धीरे धीरे वही जानवर जो उसे लेकर डरे हुए थे अब उसे मोती बाबा कहने लगे। पर असली मोड़ तब आया जब एक दिन जंगल से खबर आई, शिकारी फिर से पास की पहाड़ियों में देखे गए हैं। इस बार उनका निशाना था खंडहर। सभा फिर बुलाई गई। मोती ने आगे आकर कहा, अगर तुम कहो तो मैं जाऊंगा। मैं तुम्हारे लिए मुसीबत नहीं बनना चाहता। लेकिन चिंटू आगे बढ़ा और मोती की सूंड पकड़कर बोला, अब आप हमारे अपने हैं और अपने मुसीबत में नहीं छोड़े जाते। बिंदु ने पूरे खंडहर को तैयार किया, निगरानी बढ़ाई गई, छुपने के रास्तों की मरम्मत हुई और मोती ने स्वयं पहाड़ी पर जाकर देखा कि शिकारी कहां कहां छिपे हो सकते हैं। अंत में मोती की योजना और बाकी जानवरों की एकजुटता ने शिकारियों को मात दे दी। खंडहर फिर से बच गया, लेकिन इस बार सिर्फ एकता से नहीं बल्कि विश्वास की डोर से। अब खंडहर एक मिसाल बन चुका था। जंगल के कोने कोने से जानवर आकर उसकी व्यवस्था और शांति को देखकर चकित हो जाते। बिंदु, चिंटू, मोती और पंचायत के अन्य सदस्य मिलकर यह सुनिश्चित करते थे कि सबको समान अवसर, सुरक्षा और सम्मान मिले। लेकिन जैसे ही सब कुछ स्थिर लगने लगता, प्रकृति कोई नई परीक्षा भेज देती। इस बार वो परीक्षा प्रकृति की सबसे भीषण मार थी। सूखा। वर्षा ऋतु का समय बीत चुका था, लेकिन एक बूंद पानी भी नहीं गिरी। तालाब सूख चुके थे, पत्ते झुलस चुके थे और धीरे धीरे अनाज के भंडार भी खत्म होने लगे। पहले जानवरों ने संयम बरता, फिर पानी का सख्त कोटा बांधा गया। हर परिवार को रोज केवल एक कटोरी पानी मिलती, बस उतना ही जितना जरूरी हो। बिंदु और चिंटू ने खुद अपने हिस्से का पानी छोड़ दिया। हम कमजोर नहीं होंगे, हम मिसाल बनेंगे, बिंदु ने कहा। एक रात सभा में चिंतन हुआ। अगर 2 हफ्तों में बारिश नहीं हुई तो हमें खंडहर छोड़कर किसी और सुरक्षित जगह की तलाश करनी होगी। लेकिन सबसे अधिक संकट में थे बच्चे, बुजुर्ग और छोटे प्राणी। मोती ने एक रात बिंदु से कहा, अगर मैं पहाड़ी पार कर लूं तो शायद वहां कोई गुप्त जल स्रोत हो। मैंने बहुत पहले सुना था, एक सूखी नदी के नीचे जमीन में मीठा पानी बहता है, लेकिन वहां रास्ता बहुत खतरनाक है। बिंदु ने उसे रोका, आपने पहले ही बहुत किया है, हम आपको खोना नहीं चाहते। मोती हंसा, बेटी, बलिदान वही करता है जिसे किसी से सच्चा प्रेम होता है। मैं इस खंडहर को अब अपना घर मान चुका हूं। घर के लिए कुछ छोड़ना नहीं, सौभाग्य होता है। अगर आपको ये कहानी दिलचस्प लगी, डरावनी लगी या कुछ नया महसूस हुआ हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। आपका फिर मिलेंगे एक नई कहानी के साथ।